Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, Chief of Naval Staff, Admiral D.K. Tripathi, Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of Air Staff, Air Marshal Markand Ranade, DG Inspection and Safety, और हमारे एयर मार्शल बैदल जी और बेदी जी भी यहाँ बैठे हैं, और हमारे भारत सरकार और आर्म फोर्सेस, कोस्ट गार्ड के सारे, और बीएसएफ के भी अधिकारी हैं क्या, बीएसएफ के सारे अधिकारी वर्ग, और हमारे इंडियन एयरफोर्स के वेटरन्स यहाँ मौजूद हैं, मीडिया के मित्रों। इंडियन एयरफोर्स द्वारा ज्वाइंटनेस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस सेमिनार का आयोजन हुआ है, आप सब जानते ही हैं। और साथियों, इस सेमिनार की जो थीम है, इसके पहले ही उस थीम के बारे में आपने सुना है, फोस्टरिंग ग्रेटर ज्वाइंटनेस सिनर्जी थ्रू शेयर्ड लर्निंग इन द डोमेन ऑफ इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स, एविएशन स्टैंडर्ड्स एंड एरोस्पेस सेफ्टी। मैं समझता हूं यह थीम अपने आप में इतनी रेलेवेंट है कि इस पर बात करना, इस पर विचार करना आज के समय की यह जरूरत है। और इस पहल के लिए मैं इंडियन एयरफोर्स सहित सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, ज्वाइंटनेस आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की एक मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है, ऐसा मैं मानता हूं। अभी कुछ दिनों पहले कलकत्ता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर सीडीएस भी मौजूद थे, हमारे तीनों सेनाओं के चीफ्स और कमांडर्स भी मौजूद थे। और उस कॉन्फ्रेंस में हमारी तीनों सेनाओं के चीफ्स और कमांडर्स तो मौजूद थे ही, प्रधानमंत्री जी ने उस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन पर काफी बल दिया था। और हमारी सरकार का तो ध्येय ही यही है कि हम तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस तथा इंटीग्रेशन को जितना भी बढ़ावा दे सकते हैं, हमें बढ़ावा देना चाहिए। और हमारी सेनाएं न सिर्फ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती हैं, बल्कि उनके वैल्यूज और उनकी अप्रोच की भी दुनिया में सराहना होती है। और हमारी यह सर्विस की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है, और परंपरा के साथ मैं यह मानता हूं कि हमारी यह पहचान भी रही है। साथ ही दशकों के अनुभव से उनकी ऑपरेशनल टेक्निक्स, टैक्टिक्स और प्रोसीजर्स भी डेवलप हुई हैं। हमारी सेनाओं का यह जो अनुभव है, वह देश की अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में हुए ऑपरेशंस और उसके लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों से ही आया है। कभी हिमालय के ऊंचे बर्फीले शिखरों पर, कभी हिंद महासागर की गहराइयों में, कभी घने जंगलों और तपते रेगिस्तानों में, और कभी आसमान में ओपन स्काइज में लगातार काम करके इतना व्यापक अनुभव हमारी सेनाओं के पास आया है। और यह अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सेनाओं में ट्रांसफर भी होता गया है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि मेरी जानकारी के अनुसार जो वैल्यूज, जो एक्सपीरियंस हमारी सेनाओं में समय समय के साथ ट्रांसफर होते गए, वो धीरे धीरे किसी एक ही पर्टिकुलर सर्विस के पार्ट बनकर रह गए, जहां तक मैं जानता हूं। यानी अगर हमारी आर्मी ने कोई नई चीज सीखी तो वह नॉलेज आर्मी में ही रह गई, अगर नेवी ने कोई चीज सीखी तो वह नॉलेज नेवी में ही रह गई, अगर एयरफोर्स ने कोई चीज सीखी तो यह नॉलेज एयरफोर्स में ही रह गई। कहने का मतलब है कि जिसने जो भी सीखा, उसकी वह सीख, उसकी वह लर्निंग खुद तक ही सीमित रह गई। किसी दूसरी सेना के अंग को उस एक्सपीरियंस का उतना फायदा शायद नहीं मिला जितना कि मिल सकता था। अब जब हम आज की दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। 21वीं सदी में सिक्योरिटी का स्वरूप काफी हद तक बदल चुका है। थ्रेट्स पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स भी हो गए हैं। आज लैंड, सी, एयर स्पेस
और साइबर स्पेस, सभी डोमेन्स आपस में ये गहराई से जुड़ गए हैं। साथियों, ऐसे समय में कोई भी सर्विस यह सोचकर अलग थलग नहीं रह सकती कि अपने डोमेन में वो अकेले ही सब संभाल लेगी। निश्चित रूप से हमारी हर सर्विस के पास यह कैपेबिलिटी है कि वह अगर चाहे तो अकेले किसी भी चुनौती का सामना भी कर सकती है, लेकिन आज के दौर में जिस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, उसमें बेहतर विकल्प यही है कि हम इन सारी चुनौतियों का मिलजुल कर मुकाबला करें। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इंटर ऑपरेबिलिटी और ज्वाइंटनेस अब केवल डिजायरेबल गोल्स नहीं रह गए, बल्कि अब ये हमारी ऑपरेशनल नेसेसिटी बन चुके हैं। अभी हाल ही में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपने सेना के अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं। और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में वह सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं। साथियों, इन ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपने एयर डिफेंस में ज्वाइंटनेस का एक जबरदस्त प्रदर्शन किया जो डिसाइसिव साबित हुआ। इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS, जिसको इंडियन आर्मी के आकाश तीर और इंडियन नेवी के त्रिगुण के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया, और मैं मानता हूं इस सफलता का यह आधार था। और इन सिस्टम्स की ट्राई सर्विस सिनर्जी ने एक यूनिफाइड और रियल टाइम ऑपरेशनल पिक्चर क्रिएट की, जिससे कमांडर्स को तुरंत सही समय में और सही फैसले लेने की एक शक्ति मिली, एक ताकत मिली। इसमें IACCS ने आकाश तीर और त्रिगुण के साथ मिलकर बैक बोन की तरह काम किया और कमांड एंड कंट्रोल को एक नए स्तर तक वो ले गया। इनके माध्यम से सिर्फ सिचुएशनल अवेयरनेस ही नहीं बढ़ी, बल्कि फ्रैक्टिसाइड का जोखिम भी बहुत कम हुआ, जिससे हर एक्शन एक्यूरेट और इफेक्टिव बना। और यही है असली ज्वाइंटनेस, जहां हमारी तीनों सर्विसेज एक साथ आकर यूनिटी और क्लैरिटी के साथ डिसाइसिव आउटकम्स को अचीव करती हैं। साथियों, यह ज्वाइंटनेस हमारी सेनाओं के लिए क्यों जरूरी है और यह कितना फायदेमंद हो सकता है, इसके कुछ और उदाहरण मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। हमारी सेनाओं ने वर्षों के अनुभव से अपने अपने इंस्पेक्शन और ऑडिट सिस्टम डेवलप किए हैं। पीस टाइम की डे टू डे प्रिपेयर्डनेस से लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान सीखे गए कठिन सबक तक ये सिस्टम समय के साथ डेवलप हुए हैं। लेकिन आज के इंटीग्रेटेड ऑपरेशन के युग में ये जरूरी हो जाता है कि ये सिस्टम्स एक दूसरे से सीमलेसली जुड़े रहें। और यह बिल्कुल सामान्य सी बात है कि यदि हमारे इंस्पेक्शन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अलग अलग रहेंगे तो मुश्किल समय में स्वाभाविक रूप से कंफ्यूजन पैदा होगी। दूसरी ओर ऐसी स्थिति में डिसीजन मेकिंग धीमी हो जाएगी। एक छोटी टेक्निकल गलती भी मैं समझता हूं कास्केडिंग इफेक्ट पैदा कर सकती है। लेकिन जब स्टैंडर्ड्स अलाइंड होंगे, जब इंस्पेक्शन और ऑडिट रिपोर्ट्स सभी सर्विसेज द्वारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होंगी, तो उस स्थिति में कोऑर्डिनेशन भी स्मूथ होगा और हमारे सोल्जर्स का कॉन्फिडेंस भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। साथियों, इसके अलावा आजकल हमारे सामने एक नया खतरा साइबर अटैक्स और इंफॉर्मेशन वारफेयर का भी है। इन चैलेंजेस के संदर्भ में भी एक बड़ी जरूरी बात उभर कर सामने आई है। अगर हमारी सेनाओं के साइबर डिफेंस सिस्टम अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स पर ऑपरेट करेंगे तो उनके बीच एक गैप क्रिएट होगा ही। फिर उस गैप को एक्सप्लॉइट कर पाना हमारे एडवर्सरीज के लिए या किसी भी हैकर के लिए पॉसिबल हो सकता है। इसलिए हमें साइबर और इंफॉर्मेशन वारफेयर के स्टैंडर्ड्स भी यूनिफाई करने ही होंगे।
साथियों, मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात को साफ करना चाहता हूँ कि जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमारी हर सर्विस की अपनी यूनिकनेस ही खत्म हो जाएगी। हमारी तीनों सर्विसेज की अपनी ताकत, अपनी विशिष्टता और एक अपनी कार्यशैली है। हमारी तीनों सेनाएं अलग अलग सिचुएशंस में काम भी करती हैं और इसी वजह से उनके सामने आने वाली चैलेंजेस भी स्वाभाविक है कि वो अलग अलग होती हैं। हम सेम प्रोसीजर और हर सर्विस पर हम थोप नहीं सकते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर तैनात किसी आर्मी डिटैचमेंट के सामने जो चैलेंजेज होंगे वह डिजर्ट में काम कर रहे किसी एयरफोर्स स्क्वाड्रन की चुनौतियों से पूरी तरह से अलग होंगे। एक तरफ एक्सट्रीम कोल्ड की सिचुएशन है तो दूसरी तरफ एक्सट्रीम हीट की सिचुएशन है। अब अगर हम ये कहें कि हर जगह एक जैसे प्रोसीजर्स अपनाए जाएं तो यह न केवल इम्प्रैक्टिकल होगा बल्कि हमारी फोर्सेस की क्षमताओं को भी यह सीमित कर देगा। इसलिए हमारा गोल यह होना चाहिए कि हम एक शेयर्ड बेसलाइन तैयार करें, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करें जो इंटर ऑपरेबिलिटी और म्यूचुअल ट्रस्ट को मजबूत करे, ताकि जब अलग अलग सर्विसेज एक साथ काम करें तो हर कोई यह भरोसा रख सके कि उनकी प्रोसेसेस और कार्यशैली में तालमेल है। और यह शेयर्ड बेसलाइन कैसे बनेगा, इसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर आप सभी अफसर्स बैठकर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इतना कह सकता हूं रक्षा मंत्री होने के नाते कि रक्षा मंत्रालय से जिस भी सहयोग की आवश्यकता होगी हर तरीके से मिनिस्ट्री आपके साथ कोऑपरेट करेगी। इस दिशा में आगे बढ़ना मैं मानता हूं कि यह समय की जरूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप तीनों ही सेनाओं, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और डीजीसीए के बड़े अधिकारी इस ओर प्रयास कर ही रहे होंगे और आगे भी इसे तेजी से आगे बढ़ाएंगे। साथियों, यह स्वाभाविक सी बात है कि जब हम ज्वाइंटनेस की ओर बढ़ रहे हैं तो कई प्रकार की चुनौतियां भी हमारे सामने स्वाभाविक रूप से आएंगी ही। कोई भी बदलाव लाना हमारे लिए आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह केवल पॉलिसी बदलने का सवाल नहीं है बल्कि यह माइंडसेट और अप्रोच बदलने का काम है। इसके लिए हमें सस्टेन्ड डायलॉग्स की आवश्यकता होगी, यानी लगातार बातचीत, विचार विमर्श और एक दूसरे को समझने का प्रयास हमें करते रहना होगा। हर सर्विस को यह अनुभव होना चाहिए कि दूसरा पक्ष उनकी परिस्थितियों और चुनौतियों को ठीक तरीके से समझ रहा है। इसके साथ ही हर सर्विस को एक दूसरों की परंपराओं और हेरिटेज का सम्मान भी बनाए रखना होगा। ऐसी स्थिति में लीडरशिप का रोल भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उनको हर स्तर पर यह स्पष्ट करना होगा कि यह बदलाव कैसे आया और सबसे महत्वपूर्ण यह बदलाव क्यों जरूरी है। जब हर सैनिक, हर अधिकारी, हर कर्मचारी यह समझ ले कि ज्वाइंटनेस उनकी सुरक्षा, क्षमता और मिशन की सफलता के लिए अत्यावश्यक है, तभी हम ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन की ओर मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। साथियों, इसके लिए हम इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख सकते हैं, लेकिन हर देश की अपनी परिस्थितियां होती हैं, इस सच्चाई को भी हमें समझना होगा। इसलिए हमें अपने सॉल्यूशंस भारत की नेसेसिटीज के अनुसार ही विकसित करने होंगे और इस तरह बातचीत, समझदारी और कंटेक्स्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के जरिए ही हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो मॉडर्न हो, कैपेबल और हर सर्विस के लिए यूजफुल होगा। साथियों, ज्वाइंटनेस के उदाहरण हम सब अपने बचपन से ही सुनते आए हैं। जब हम अपनी कहानियों पर गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि आज हम जिस ज्वाइंटनेस की बात कर रहे हैं उसके उदाहरण तो हमारी भारत की संस्कृति में भी मौजूद हैं। अभी 2 दिन बाद ही हम दशहरा का पर्व मनाने जा रहे हैं। यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय
और अधर्म पर धर्म की स्थापना का प्रतीक है। हम सब जानते हैं कि दशहरा का दिन मां दुर्गा ने असुरों का इस दिन संहार किया था। मां दुर्गा की कथा के बारे में भी आप सब अच्छी तरह जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। कथा यह कहती है कि जब महिषासुर जैसे दैत्य का आतंक बढ़ गया तो उसके वरदान के कारण देवता उसे परास्त नहीं कर पा रहे थे। देवता जब उससे लड़ नहीं पा रहे थे तब देवताओं ने शक्ति का आवाहन किया। देवताओं ने सोचा कि अगर सब देवताओं की शक्तियां मिल जाएं, सभी देवताओं की शक्तियां एक हो जाएं, तो ही यह संकट समाप्त हो सकता है अथवा इस संकट पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर सभी देवताओं की ऊर्जा, उनका सामर्थ्य और उनका तेज एक साथ समाहित हुआ और मां दुर्गा के रूप में एक नई शक्ति का प्रकटीकरण हुआ। उनके त्रिशूल में भगवान शिव की शक्ति थी, उनके सुदर्शन चक्र में भगवान विष्णु का सामर्थ्य था, उनके वज्र में देवराज इंद्र की शक्ति थी। ऐसे ही उनके हर अस्त्र शस्त्र में अलग अलग देवताओं की ऊर्जा समाई हुई थी। मां दुर्गा इसी सीमलेस इंटीग्रेशन और ज्वाइंटनेस का एक सर्वोत्तम प्रतीक है, ऐसा मैं मानता हूं। जब यह संयुक्त शक्ति प्रकट हुई तब महिषासुर जैसे अराजक और विध्वंसकारी बल का जाकर अंत हुआ था। और यह कथा हमें यह संदेश देती है, जब चुनौतियां बड़ी हों, जब संकट असाधारण हो, तब कोई भी शक्ति अकेले पर्याप्त नहीं हुआ करती है। लेकिन जब अलग अलग क्षमताएं, अलग अलग शक्तियां अपनी विशेषताओं को बनाए रखते हुए किसी लक्ष्य के लिए एक हो जाती हैं, तब वह शक्ति अजेय हो जाती है, तब वह शक्ति अपराजेय हो जाती है। आज हमारी तीनों सेनाओं के लिए भी यह कथा मैं समझता हूं उतनी ही प्रासंगिक है। साथियों, अगर सभी देवताओं के सामर्थ्य से उत्पन्न शक्ति असुरों का संहार कर सकती है, तो हम भी इस आधुनिक युग में उस महान परंपरा से प्रेरणा लेकर एकजुट होकर भारत को हर चुनौती से सुरक्षित कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारत की परंपरा से सीख लेते हुए इन सारी परिवर्तनों को आत्मसात करेंगे। साथियों, मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस में स्ट्रांग डिजिटल प्लेटफॉर्म ने पहले ही लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को पूरी तरह बदल दिया है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने यहां रखना चाहता हूं। इंडियन आर्मी में आप देखें तो आर्मी का कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल ग्रुप यानी CICG एमिनेशन और क्रिटिकल स्पेयर्स को ट्रैक करने के लिए RFID और ERP बेस्ड एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक रियल टाइम ऑटोमेटेड बैकबोन यह प्रदान कर रहा है, ताकि एक्यूरेसी, अकाउंटेबिलिटी और ऑपरेशनल रेडीनेस इसको इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड मटेरियल्स मैनेजमेंट ऑनलाइन सिस्टम यानी IMMOLS भी हर कंपोनेंट की इंटरप्राइज वाइड विजिबिलिटी देता है और यह प्रोक्योरमेंट, बजटिंग, ऑडिट और ई-वाउचर प्रोसेस को आपस में जोड़ता है, ताकि एयरक्राफ्ट सर्विसेबिलिटी कभी भी पार्ट्स की कमी के कारण किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज न हो। इंडियन नेवी में भी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सिस्टम है जो प्रोविजनिंग, स्टॉक कंट्रोल और फाइनेंशियल ओवरसाइट को अपने डॉकयार्ड्स और फ्लीट यूनिट्स में इंटीग्रेट करता है, जिससे कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी और गति आती है। साथियों, इन सर्विस स्पेसिफिक सिस्टम्स ने हमारी प्रिपेयर्डनेस को मजबूत किया है, लेकिन जैसे जैसे ज्वाइंट ऑपरेशंस और ट्राई सर्विस कमांड्स हमारे नेशनल डिफेंस पोस्चर का सेंटर बनते जा रहे हैं, उसके बाद अब हमारा अगला स्ट्रेटेजिक स्टेप एक पैन इंडिया
इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बनाने का होना चाहिए। ऐसा कॉमन डिजिटल बैकबोन जो हर सर्विस की यूनिक जरूरतों का सम्मान करे, क्रिटिकल स्टॉक्स की शेयर्ड विजिबिलिटी प्रदान करे, स्पेयर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रॉस सर्विस ऑप्टिमाइजेशन को सक्षम करे, रिडंडेंट प्रोक्योरमेंट को घटाए और कमांडर्स को यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स पिक्चर दे। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए CICG फेज 3 के प्रपोजल पर DAC मीटिंग में चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि एक पैन इंडिया इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म विकसित किया जाना चाहिए। और मुझे यह जानकर खुशी है कि ट्राई सर्विसेज लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशन पर काम, जैसा मुझे जानकारी है, कि वह प्रारंभ हो चुका है, जो तीनों सर्विसेज के प्लेटफॉर्म्स के नेटवर्क और डाटाबेस का उपयोग करके तीनों सर्विसेज की कंप्लीट इन्वेंट्री की विजिबिलिटी के साथ साथ इंटर सर्विस ट्रांसफर ऑफ स्टोर्स को भी संभव बनाएगा। साथियों, हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम पुराने साइलोस को तोड़ेंगे। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम पुराने साइलोस को तोड़ेंगे। हम एक साथ ज्वाइंटनेस की ओर बढ़ेंगे। जब हमारी तीनों सेनाएं एक स्वर, एक लय और एक ताल में ऑपरेट करेंगी, तभी हम किसी भी एडवर्सरी को हर मोर्चे पर जवाब दे पाएंगे और राष्ट्र को समग्रता के साथ नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस अवसर पर मैं समझता हूं अधिक कुछ न कहते हुए एक बार मैं इंडियन एयरफोर्स को पुनः अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं इस सेमिनार के फ्रूटफुल आउटकम की कामना करते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय रक्षा मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।